हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो बुक नंबर 2 है, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन, तो इस बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम इसी चैप्टर को हम गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि संरचनात्मक परिवर्तन का अर्थ है समाज की मूल संरचना, जैसे अर्थव्यवस्था, राजनीति, सामाजिक संबंध और संस्थाओं में होने वाले गहरे अस्थायी परिवर्तन से। ठीक है, फिर आता है संरचनात्मक परिवर्तन। तो संरचनात्मक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जो समाज की बुनियादी संस्थाओं और अर्थव्यवस्था व्यवस्थाओं को बदल देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना। ठीक है, जो कृषि अर्थव्यवस्था है उससे उठ के औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना। ठीक है, गाँवों से शहरों की ओर। ठीक है, जनसंख्या का स्थानांतरण, पारंपरिक उद्योगों का पतन, आधुनिक उद्योगों का विकास। ठीक है, तो इसे ही हम संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। फिर आता है औपनिवेशिक शासन। अब ये क्या होता है? तो जब एक देश दूसरे देश पर शासन स्थापित करके उसके संसाधनों को अपने हितों में उपयोग करता है, तो उसे औपनिवेशिक शासन कहते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। ठीक है, ये है। धीरे धीरे पूरे भारत में ब्रिटिश शासन, ठीक है, बढ़ गया। भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग होने लगा। ठीक है, फिर आता है औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। तो इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? पारंपरिक उद्योग जो है उनका नष्ट हो गए, पतन हो गया उनका। भारत कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बना। ब्रिटेन के बने सामान भारत में बेचे गए। किसानों पर भारी कर लगाए गए। ठीक है, और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ, रेलवे और डाक व्यवस्था आई, नई न्याय व्यवस्था, जनगणना और प्रशासनिक सुधार हुए, राजनीतिक प्रभाव बढ़ा, आधुनिक शासन बढ़ा और कानून की एक समान व्यवस्था, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है, फिर आते हैं पूंजीवाद। अब ये क्या होता है? तो पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं निजी संपत्ति का निजी संपत्ति हो गई, बाजार व्यवस्था हो गया, प्रतियोगिता हो गया, लाभ कमाना हो गया। ठीक है, फिर आता है राष्ट्र राज्य। अब ये क्या होता है? तो राष्ट्र राज्य वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक निश्चित सीमा के भीतर रहने वाले नागरिक एक सरकार के अधीन होते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है? तो निश्चित सीमा होती है, इसमें नागरिकता होती है, संप्रभु सरकार होते हैं और राष्ट्रीय पहचान होती है लोगों। फिर आता है औद्योगिकरण। तो जब मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगे तो इसे हम औद्योगिकरण कहते हैं। औद्योगिकरण की विशेषताएं क्या है? तो मशीनों का उपयोग, कारखानों की स्थापना, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मजदूर वर्ग का विकास। ठीक है, फिर आते हैं भारत में औद्योगिकरण। तो ब्रिटिश शासन के दौरान सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, रेलवे उद्योग का विकास हुआ, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितों की पूर्ति था। ठीक है, फिर आते हैं विऔद्योगिकरण। अब ये क्या होता है? जब पारंपरिक उद्योग नष्ट होने लगते हैं तो इसे विऔद्योगिकरण कहते हैं। ठीक है, कारण क्या है इसका? तो ब्रिटेन से सस्ते मशीन निर्मित वस्त्रों का आयात, भारतीय कुटीर उद्योग का पतन, हस्तशिल्प का कमज़ोर होना। ठीक है, इसका परिणाम क्या निकला? तो बेरोजगारी, गरीबी, किसानों पर दबाव। ठीक है, फिर आते हैं चाय बागान। तो ब्रिटिश शासन में असम और दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में बड़े चाय बागान लगाए गए। इसकी विशेषताएं क्या थी? मजदूरों की कठिन परिस्थितियां, कम मजदूरी, कठोर श्रम, श्रमिकों की सीमित स्वतंत्रता। ठीक है, फिर आता है नगरीकरण। तो जब गाँवों से लोग शहरों में बसने लगते हैं तो शहरों का विस्तार होता है, तो उसे नगरीकरण कहते हैं। कारण क्या है इसका? तो उद्योगों का विकास, रोजगार, शिक्षा, व्यापार। ठीक है, फिर आते हैं औपनिवेशिक काल का नगरीकरण। तो ब्रिटिश ने नए शहर विकसित किए, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ये शहर व्यापार, प्रशासन और उद्योग के प्रमुख केंद्र बने। ठीक है, और अब आता है स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने नियोजित विकास का मार्ग अपनाया। इसका प्रमुख कदम क्या था? तो पंचवर्षीय योजनाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इस्पात संयंत्र, भारी उद्योग, वैज्ञानिक विकास। ठीक है, फिर आता है स्वतंत्र भारत में नगरीकरण। तो प्रमुख परिवर्तन क्या हुआ? महानगरों का विस्तार, सेवा क्षेत्र का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, आवास और परिवहन का विकास। और समस्याएं क्या बढ़ी? झुग्गी बस्तियां, प्रदूषण, बेरोजगारी, यातायात समस्या। ठीक है,
फिर आते हैं संरचनात्मक परिवर्तन के परिणाम। तो संरचनात्मक मतलब आधुनिक शिक्षा मतलब जो संरचनात्मक परिवर्तन के जो परिणाम हुए उसमें जो सकारात्मक मतलब जो परिणाम निकला, इसका क्या निकला था? आधुनिक शिक्षा हुई, वैज्ञानिक सोच बढ़ी, औद्योगिक विकास बढ़ा, परिवहन और संचार बढ़ा, राष्ट्रीय एकता बढ़ी। तो ये तो सकारात्मक मतलब परिणाम हो गए। अब इसमें नकारात्मक क्या हुआ? तो पारंपरिक उद्योग का पतन हुआ, आर्थिक शोषण हुआ, गरीबी बढ़ी, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा, शहरी समस्याएं बढ़ी। ठीक है। फिर आता है इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो संरचनात्मक परिवर्तन समाज की मूल संरचना में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय समाज में गहरे परिवर्तन किए। पूंजीवाद और औद्योगिकरण एक दूसरे से जुड़े हैं। वे औद्योगिकरण के कारण भारतीय कुटीर उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। नगरीकरण का विकास के साथ साथ नई सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।